अटेंडेंस ले लेता हूँ। चीज आया है, आया है, कमाल, टिंकू किसी कोई बैच ज्वाइन नहीं किया क्या अभी तक? टिंकू टिंकू यू आर म्यूट, আনমিউট করে কথা বলছো। ব্যাচ জয়েন করা নাই এতে কোনো? বাকি সব তো আছে, অকল পিংকু নাই। পিংকু শুনা পাই আছা নে? সো আজি আমি सेमीकंडक्टर ऊपर और अलपमान आगबाई जाम। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं सेमीकंडक्टर को लेके। और सेमीकंडक्टर में हमने अभी तक क्या देखा था कि स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। सो सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा था कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर होता है और सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही मेनली यूज करते हैं मेजॉरिटी। और ये डिपेंड करता है किस चीज पे? गैप एनर्जी पे, एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी मटेरियल का एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उसको हम सेमीकंडक्टर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कितना होता है? एट रूम टेम्परेचर इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना सिलिकॉन के लिए। और जर्मेनियम के लिए उससे कम होता है 0.72 एंड 0.785 एट 0 केल्विन। कार्बन के लिए ये 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच पे रहता है, इसीलिए कार्बन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, सेमीकंडक्टर नहीं बनाते हैं उससे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो है वो काफी कम होता है, तो हम क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं, कुछ एक इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज करते हैं, ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। सो डोपिंग क्या कर देता है? ये जो एनर्जी गैप है उसको और कम कर देता है, और अपना हमको पता है कि कंडक्टिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर गैप एनर्जी। तो एनर्जी गैप जैसे जैसे कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो डोपिंग इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। और हमने देखा था कि बेस्ड ऑन द टाइप कि हम ट्राइवेलेंट ऐड कर रहे हैं कि पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप या फिर एन टाइप बनता है। फिर हमने देखा था कि हमारा जो एक पीरियडिक टेबल है उसमें से ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एलिमेंट, और ये ग्रुप 4 एलिमेंट जो है 14 ग्रुप, उसमें जो एलिमेंट्स है वो उसमें क्या होता है कि बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसी को हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। और बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये सारे जो है ये 5 यहाँ पे दिखाए हैं हमने मेटलॉइड्स। ठीक है, ग्रुप 3 एलिमेंट में अगर देखेंगे तो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है। सो मेनली गैलियम, इंडियम, इंडियम, ये सब क्या करेंगे हम लोग? डोपिंग करेंगे। बोरॉन डोपिंग करेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या करेंगे? सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ मिला के हम लोग सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। सो हमने ये देखा था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बाकी सारे कॉस्टली होते हैं। और फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी हमने देखा था कि सिलिकॉन को ही क्यों यूज करना है, क्योंकि सिलिकॉन का क्या होता है
कि कंडक्टिविटी तो आपके जर्मेनियम से कम होता है, हल्का सा कम होता है, लेकिन अदर जो पैरामीटर्स है जैसे कि थर्मल लिमिट, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग और आपका अवेलेबिलिटी, ये सब में सिलिकॉन बहुत आगे है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दो कंडक्टिविटी सिलिकॉन का जर्मेनियम से कम है। उसके बाद हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक क्वांटम में होता है और जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है, उसका फॉर्मूला हमने देखा था E = H × F, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या हुआ, हाँ बिजली करके, आप उस रूम पे चले जाओ, ठीक, हाँ उस रूम पे दौड़ के चले जाओ। तो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये होता है आपका प्लांक कांस्टेंट। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। सो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा इलेक्ट्रॉन या फिर एमिट कर पाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है, ऐसा नहीं है कि वो सारे रेंज के एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर रेडिएशन पे ही एब्जॉर्ब करेगा। इसके बीच का एक एनर्जी लेवल होगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो एनर्जी को, वो छोड़ देगा, ठीक है। So the amount of energy emitted when an electron jumps from one energy level to other, हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, या फिर अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा और फिर ग्राउंड स्टेट पे आएगा, नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और उसको हम निकाल सकते हैं W2 - W1 = HF, इस फॉर्मूले से। एनर्जी फाइनल ऑर्बिट से इनिशियल ऑर्बिट जो भी है आपका माइनस कर दो तो एनर्जी का डिफरेंस निकल जाएगा, एंड HF उतना ये हो सकता। अब ये जो एनर्जी है W2 W1 उसको कैसे निकालेंगे, तो ये एनर्जी क्या है, किसी भी एक ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो nth ऑर्बिट पे उसका जो एनर्जी है, और हमने उसको एक्सप्लेन किया था कि WN जो भी एनर्जी किसी एक ऑर्बिट पे घूम रहा है कितना होता है, ये होता है -21.76 × 10⁻19 Z² / N² जूल। और इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल, तो ये आ जाता है आपका कितना, -13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हम एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो एनर्जी बैंड होते हैं उसमें एनर्जी बैंड में हमने देखा था कि वैलेंस बैंड होते हैं, और वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो जिस रेंज पे, जिस एनर्जी लेवल पे जाके हमको पूरा के पूरे पेयर्ड ये मिलेंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे। अब एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड का डिफरेंस मैंने बताया था कि एनर्जी लेवल हम कब बोल रहे हैं, कोई एक एटम अगर आप ले रहे हो और उसका जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको हम एक एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। और जब वही इलेक्ट्रॉन वो एटम और भी एटम्स के साथ मिल रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है, या फिर पूरा का पूरा एक सॉलिड बॉडी बना रहा है, तो क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर उस एटम के ऊपर दूसरे एटम का जो क्या कहते हैं प्रभाव है ना, तो दूसरा उसका जो इम्पैक्ट है दूसरे एटम्स का, उसके वजह से क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, और कोई भी इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पे ये नहीं करता है, तो एक बैंड बन जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना छोटा सा मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स बनता है। तो उसी बैंड को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी बैंड बोल रहे हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जहाँ पे, और हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, तो उसको हम बोल रहे हैं वैलेंस बैंड। फिर कंडक्शन बैंड क्या था कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हायर एनर्जी से लोअर की तरफ आ रहे हैं, और जहां पे आके हमको मिल रहा है कि एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है,
अगर पूरा का पूरा पेयर्ड हो गया तब तो ये बैलेंस बैंड ही हो गया, कंडक्शन बैंड है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एक ऐसा बैंड मिल गया जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप। सो ये जब एटम्स मिक्स होता है ना तो आप लोग देखे हो कि जो हायर ऑर्बिटल्स होते हैं उसी के ऊपर ये इम्पैक्ट आता है जहाँ पे एनर्जी बैंड बनता है। लोअर लेवल्स जो होता है तो वो तो अंदर की तरफ है, उसके ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, वो एटम्स के न्यूक्लियस के साथ बढ़िया से रह रहा है। लेकिन बाहरी जो शेल है, वैलेंस शेल है, तो उसके साथ बाकी एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर जो फॉरबिडन बैंड क्या है, फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस को या फिर गैप एनर्जी है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई एनर्जी बैंड एग्जिस्ट नहीं करता है कि जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन बैठ सके, है ना। फिर फर्मी लेवल क्या है, फर्मी लेवल इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी लेवल फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो। वो जहां पे आप देखो ये तो बैंड बन गया है कि इसमें बहुत सारे रेंज के आपके एनर्जी लेवल्स है। तो एकदम नीचे से अगर देखोगे तो ऊपर तक बैलेंस बैंड में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे एक एनर्जी बैंड बनाओ, ये एक एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी लेवल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, हो सकता है वो कंडक्शन बैंड में, हो सकता है वो बैलेंस बैंड में, उसी को हम फर्मी लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल बोलते हैं। और फर्मी एनर्जी क्या है फिर, कि वो जो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी। सो बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ एनर्जी बैंड्स हमने देखा था कि भाई हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, उतना सीख चुके हैं हम लोग की वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ऊपर बेस करके इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स बनते हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं कि कोई फॉरबिडन बैंड ही नहीं होता है, गैप नहीं होता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना हमारे दिमाग पे प्रिंट की तरह छप चुका है। नेक्स्ट अभी क्या देख रहे हैं कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो सेमीकंडक्टर में हमने अभी अभी बताया कि हाईएस्ट एनर्जी बैंड पे फर्मी लेवल होता है। तो ये जो फर्मी लेवल होता है प्योर सेमीकंडक्टर अगर होगा तो फर्मी लेवल कहाँ पे होगा, फर्मी लेवल विल बी एट द सेंटर ऑफ द फॉरबिडन बैंड। सो फर्मी लेवल जो है वो कहाँ पे होगा, वो सेंटर ऑफ द फॉरबिडन बैंड पे होगा अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो। और अगर ये कोई क्या कहते हैं इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो द फर्मी लेवल विल बी एन टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, हमने डोपिंग किया है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्मी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड आपका फर्मी लेवल होगा। मतलब एनर्जी का उतना एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का जितना एक मेटल का होता है मोटा मोटी, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में ही पहुंच जाएगा तो ये मेटल बन जाएगा। सो मेटल नहीं है लेकिन सेमीकंडक्टर है। तो ये नॉर्मली क्या हो, एक कंडक्शन बैंड पे नहीं है, तो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे नियर द कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल है, इसको हल्का सा एनर्जी दोगे तो वो कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाएगा। अगर हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसका क्या होता है कि फर्मी लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, या फिर इट इज एट द कंडक्शन बैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो मेटल की तरह ही बिहेव कर लेते हैं। सो हल्का सा डिफरेंस है मेटल में और सेमीकंडक्टर में, लेकिन अगर आप डोपिंग बहुत ज्यादा करते हो तो दे कैन एक्ट एज ए मेटल एंड दे कैन बी यूज्ड एज ए मेटल, और यूज करते भी हैं, बताएंगे। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि फर्मी लेवल जो है पी टाइप में क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे तो फर्मी लेवल धीरे धीरे नीचे तरफ आएगा, वैलेंस बैंड के नियर में होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और अगर हाईली डोप पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो द फर्मी लेवल विल बी एट द वैलेंस बैंड, वो पूरा फर्मी लेवल आपके वैलेंस बैंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्मी लेवल शिफ्ट किसके साथ हो रहा है,
आपके डोपिंग के साथ आपका फर्मी लेवल शिफ्ट हो रहा है। ये फर्मी लेवल क्या है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे घूम रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें क्या है कि एनर्जी ज्यादा है तो कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है, होल्स ज्यादा है तो फिर वैलेंस बैंड की तरफ आ रहा है। इन प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो द एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स आर योर ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट होते हैं। जैसे हम एक जर्मेनियम लेते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं फर्मी लेवल और ये सारी चीजें, ये होता क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पकड़ लो एक जर्मेनियम एटम है, तो उसके वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक अकेला तो होगा नहीं, जब सेमीकंडक्टर मतलब एक मटेरियल जब बन रहा है, एक एटम है उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्टेट पे वो सारे एटम्स रहेंगे, और इन सब के भी फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां पे ये बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, कैसे एक एक शेयर करेगा, और फिर बहुत सारे जर्मेनियम एटम्स मिलेंगे और फिर हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये पकड़ लो आपका पूरा का पूरा जर्मेनियम का एक टुकड़ा मैंने उठा लिया, और सब में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो जो ये बाहरी जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। और जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बॉन्ड बोलेंगे हम लोग? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और हमको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, जब आप टेम्परेचर दोगे इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ के निकल सकता है, क्योंकि वो शेयरिंग में है, कभी भी शेयर छूट सकता है इनका। सो अगर देखोगे तो ईच कोवेलेंट बॉन्ड शेयर्स 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच जर्मेनियम एटम, है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग शेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। अब इसको समझते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल का बोल रहे थे कि जर्मेनियम का कितना होता है? 32 होता है एटॉमिक नंबर। 32 का मतलब क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p2। तो जो आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ शेल है, आउटर मोस्ट शेल है एन शेल सॉरी KLMN, है ना। तो एन शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने पहले देखा था किस तरीके से डिवाइड होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सारी चीज देखे थे। तो इस टाइप से अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो 1s है, पहले 1s में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो ये पूरा का पूरा फुल हो गया। उसके बाद आपका 2s आया, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, ये भी फुल हो गया। उसके बाद 2p, हायर एनर्जी क्या है? 2p है, 2p पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 2p में कितना जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन जब फिल होता है ना, तो एक स्पिन में ये जो बैठता है, तो पहले एक उसके बाद फिर पेयर बनता है। तो अभी पेयर बन गया 2p6 कंप्लीट, फिर 3s2, उसके बाद 3p6। सो ये 3p6 तक तो फुल हो गया है ना। अभी 3d10 आया, तो 3p6 के बाद आपका 3d10 फिलअप नहीं होगा। 3d10 एनर्जी लेवल है, लेकिन कौन सा भरेगा? 3p के बाद बढ़ेगा आपका 4s। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद आपका 3d पे आएगा, 4p पे नहीं जाएगा। कौन सा भरेगा? 4s के बाद 3d पे जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो 3d10 हुआ, और उसके बाद आया आपका 4p पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नोट करोगे, अभी इतना दिन तक जब हम पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी गैप, एनर्जी लेवल, ये सब कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है ना। और ये है मेरा आउटर मोस्ट शेल, 4s शेल। अब ये तो एक एटम का हुआ। अभी वो जब बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, दूसरे एटम से जब शेयर में ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? इसी के 4p पे ही शेयर हो रहे हैं। तो 4p के बाद क्या है? 5s है। अब यहाँ पे देखो आपका, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो 4p शेल जो है ये क्या हो गया? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये पूरा का पूरा पेयर्ड है, फील्ड है ना। तो दिस इज माय वैलेंस बैंड। इसी बैंड में यहाँ पे तो एक एनर्जी लेवल नहीं होगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे 4p के से मिलता जुलता। तो यही हो जाएगा आपका बैलेंस बैंड। और ऊपर से आते आते जब हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने से ये तो बैलेंस बैंड है, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है। तो हमको चाहिए एक ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट अनपेयर्ड हो, लेकिन वैसा कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं। तो ये है मेरा कंडक्शन बैंड। दिस इज माय कंडक्शन बैंड, जो कि एम्प्टी है, कंप्लीटली एम्प्टी है।
है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अभी अगर आप यहाँ का 4p और 5s का एनर्जी गैप देखोगे जर्मेनियम के लिए, तो ये बनता है आपका 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर किसी तरीके से आप इसको 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देते हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एट एब्सोल्यूट जीरो, ये पूरा का पूरा बैलेंस बैंड भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड, एंड कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है, तो देन द सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर। अभी हम अगर इसमें 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन आपका चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाओ, एनर्जी देने के लिए क्या करेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड पे। तो यहाँ पे बन गया एक होल और यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये था मेरा वैलेंस बैंड। तो इसीलिए कहते हैं कि होल जो है वो वैलेंस बैंड पे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है, कंडक्शन बैंड पे मूव करता है, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जा सकता है, या फिर जो और भी इसके साथ लगे होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स लगे हैं, तो किसी दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको फिल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इस होल को आके फिल करेगा, इसको भर देगा, तो क्या होगा कि ये होल दूसरे में शिफ्ट होगा, लेकिन होल कभी कंडक्शन बैंड पे जा नहीं पाएगा। होल क्या होगा, वैलेंस बैंड पे ही घूमता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी इसी में घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जंप कर रहा है एनर्जी लेके, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तो होल बन रहा है। समझ में आया कि होल और इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होल बन गया, तो ये जो वैकेंसी है इसको होल कहेंगे, और होल बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चला गया, इसका मतलब इसको ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे दूसरा एटम है जिसका 4p पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसको फिल करेगा, तो यहाँ पे होल बन जाएगा। फिर उसके बगल वाला जो एटम है वहां से इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसमें होल बन जाएगा। तो ऐसा दिखता है कि आपका होल मूव कर रहा है। होल क्या मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन पे, क्योंकि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, वैलेंस बैंड पे। तो वैलेंस बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं कह के होल का मूवमेंट कह रहे हैं, और कंडक्शन बैंड पे जो मूव कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की तरफ से तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। Next, hole behaves like a positive charge and moves only in the valence band, giving the whole current. ठीक है, इसको IH से डिनोट करते हैं। और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में मूव हुआ, उसके वजह से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट आ रहा है कंडक्शन बैंड पे। अभी अगर आप एक बैटरी लगा देते हो उसी सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर का होल क्या होगा, एक तरफ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये जर्मेनियम क्रिस्टल क्या होगा, कंडक्टिंग स्टेट में आएगा और करंट को पास करना शुरू करेगा, ठीक है। सो दिस जर्मेनियम स्टार्ट एज बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर से ये कंडक्टिंग स्टेट में आ गया, पहले इंसुलेटर था, अभी कंडक्टर बन गया, क्योंकि इसके कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मच। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? Anybody has any doubt? नहीं, तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, और जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बताओ तो। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जनरेशन क्या होता है? जनरेशन क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता सर। नहीं पता। So in a pure semiconductor, the number of electrons are exactly equal to the number of holes, है ना, कि हमने अभी देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक होल बनता है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उतना होल बनेगा, है ना। ये तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया अभी आंखों के सामने कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है तो एक होल बन रहा है बैलेंस बैंड पे, और कंडक्शन बैंड पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतना नंबर ऑफ होल्स बनेगा,
तो अगर ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू योर नंबर ऑफ होल्स। चलो, ये जो चीज है इसी को हम कहते हैं जनरेशन, कि इलेक्ट्रॉन टूट के कोवेलेंट बॉन्ड टूट के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक होल बन रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बन रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ये बनता है, इसी को बोलते हैं जनरेशन। और कन्वर्स ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। अब ये कन्वर्स क्या है? ऑपोजिट ऑफ जनरेशन। क्यों होता है? देखो, जब थर्मल एजिटेशन दे रहे हैं, मतलब हम जब हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप? थर्मल एजिटेशन। तो थर्मल एजिटेशन क्या करेगा? कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाएगा। आपका एक सेमीकंडक्टर है, एब्सोल्यूट जीरो पे पूरा सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया से बैठे हुए हैं, रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाओ तो क्या हो रहा है कि थर्मल एजिटेशन शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जा रहा है, तो होल क्रिएट हो रहा है। और इसी जनरेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जनरेशन। नाउ एट द सेम टाइम क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक होल बनाया और इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन आके क्या हो रहा है? इसी होल के साथ रिकॉम्बाइन हो रहा है और डिसअपियर हो जा रहा है, इस होल को डिसअपियर कर दे रहा है। तो जब ये प्रोसेस चल रहा है तो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि एक तरफ तो जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कुछ होल्स के ऊपर गिर रहा है और वो फिर से मार्ज हो जा रहा है। So the formation of new electron hole pair is called generation, and disappear or merge of such pair is called your recombination. समझ में आया? recombination क्या है? recombination is the process जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ आके मैच होके क्या हो जा रहा है? डिसअपियर हो जा रहा है। समझ में आया? जनरेशन क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन छूट के जा रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे, तो वैलेंस बैंड पे एक होल क्रिएट कर रहा है, वही जनरेशन। सो दिस इज कॉल्ड जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। अब जनरेशन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब्स एनर्जी। हम हीट दे रहे हैं, वो हीट लेके एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। रिकॉम्बिनेशन क्या करता है कि एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वो होल के साथ जब मिलेगा तो जितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास था उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के आके वो होल के साथ मिल के बैठ जाएगा स्टेबल स्टेट पे, तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जनरेशन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, रिकॉम्बिनेशन रिलीजियस एनर्जी। ठीक है? तो ये जो एनर्जी लेता है या देता है, हमने पहले ही देखा था कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कैसे लेगा? या तो वो हीट से होगा या फिर लाइट से होगा। सो ये एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर फोटोन ऑफ लाइट। यही वजह है जो आपके सेमीकंडक्टर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपका कंप्यूटर है, उसका जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर क्या होता है? थोड़ा चलते ही एकदम पूरा हीट हो जाता है ना, तो हमको हीट सिंक लगाना पड़ता है। अब जितना अच्छा प्रोसेसर लोगे, जितना बढ़िया प्रोसेसर लोगे, वो उतना ज्यादा गर्म होगा, उसको उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट चाहिए, है ना? जो आप ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो और उसके बाद जो सीपीयू आता है, वो देखा बड़ा सीपीयू आता है, उसमें कूलिंग पूरा का पूरा कूलिंग इफेक्ट है। क्यों कूलिंग चाहिए जरूरी? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है? एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी जब रिलीज कर रहा है तो फिर वो गर्म हो रहा है सेमीकंडक्टर। तो जनरेशन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, और रिकॉम्बिनेशन एनर्जी को रिलीज कर रहा है। समझ में आया बात? नाउ during manufacturing it becomes necessary to control the recombination to avoid excessive heating of the material. तो हम जब सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तब भी क्या करते हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल में रखते हैं, अदरवाइज क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, है ना? सो ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है उसमें एक्स्ट्रा होल बनाया जाता है ताकि वो इजीली रिकॉम्बिनेशन हो सके। और उसमें जो रिकॉम्बिनेशन एजेंट यूज करते हैं, दैट इज गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज योर रिकॉम्बिनेशन एजेंट। ठीक है? तो रिकॉम्बिनेशन को अवॉइड करते हैं, रिकॉम्बिनेशन को कंट्रोल करते हैं। और वहां पे जो ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो दिस वन, दैट गोल्ड इज यूज्ड एज योर रिकॉम्बिनेशन एजेंट। ठीक है?
सो रिकॉम्बिनेशन क्या हुआ, जनरेशन क्या हुआ, समझ में आया कि जनरेशन is the process of generating electron hole pairs due to thermal agitation. Recombination, disappear or merge of the same electron hole pairs during the same process, and it is a simultaneous process. एक तरफ से जनरेशन होगा, एक तरफ फिर से रिकॉम्बिनेशन भी होता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस. द मीन टाइम, जब ये जो हो रहा है कि टाइम बिटवीन द जनरेशन ऑफ ए होल, कि एक होल जनरेट हुआ और फिर से रिकॉम्बिनेशन में आया, कोई एक इलेक्ट्रॉन आके उसी होल में गिरा और डिसअपियर हो गया, इसके बीच का जो टाइम है उसी टाइम को हम बोलते हैं मीन लाइफ टाइम. मीन लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ऑफ द होल्स, कि एक होल क्रिएट हुआ और एक इलेक्ट्रॉन आके उसी में गिर के फिर से वेनिश हो गया. तो इसी को कहते हैं, ये जो टाइम है, टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर होल, इट इज कॉल्ड योर मीन लाइफ टाइम. एंड मीन लाइफ टाइम डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा हमारे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल कितना देर तक टिका हुआ है वो हमको पता चलता है उससे. सो यूजुअली मीन लाइफ टाइम लाइज बिटवीन योर 1 to 1000 माइक्रोसेकंड. ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड से 1000 माइक्रोसेकंड तक मीन लाइफ टाइम होता है. और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो सेमीकंडक्टर वो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, कितना गर्म हो जाएगा सेमीकंडक्टर, है ना, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो रिलीज करेगा. सो मीन लाइफ टाइम जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है. मीन लाइफ टाइम कितना सेकंड तक रहता है, 1 से लेके 1000 माइक्रोसेकंड तक वेरी करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज कैरियर कंसंट्रेशन? कैरियर कंसंट्रेशन क्या है? The most important parameter in any semiconductor is your carrier concentration. अब carrier तो समझ गए क्या होगा यार, होल है और इलेक्ट्रॉन से, ये हमारे carrier है. In an intrinsic semiconductor under thermal equilibrium, की temperature constant, मतलब thermal equilibrium पे हो अगर semiconductor, intrinsic semiconductor, the concentration of electrons and holes are equivalent. जितना number of electrons होगा उतना number of holes create होगा. So it is called your intrinsic concentration. It is called intrinsic concentration. Number of electrons is denoted by N. Number of holes are denoted by P. So N equal to P, and it is called Ni. It is called your intrinsic concentration. ठीक है? Intrinsic concentration. The intrinsic carrier concentration varies between materials. ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे, वो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा, लेकिन ये क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे नंबर ऑफ होल्स उतने ही प्रोड्यूस होंगे, और इसी को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन. और ये मटेरियल क्या कहते हैं इसको, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलेंगे, है ना. So for silicon, your intrinsic concentration is approximately equal to your 1.08 into 10 to the 10 centimeter cube. ठीक है. So इतना नंबर concentration intrinsic semiconductor मतलब number of electrons हो या फिर number of holes हो. Number of electrons या फिर number of holes कितना होता है सिलिकॉन के लिए? प्योर सिलिकॉन अगर है, इंट्रिंसिक है, 1.08 into 10 to the power of 10 पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिलिकॉन का टुकड़ा लो. कब? एट 300 डिग्री 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर. 300 केल्विन मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम पकड़ के चलते हैं. ठीक है. सो इसको याद रखना. यह जो छोटा छोटा डाटा है ना नंबर से, उसको आपको लिख के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ये पूछता है और आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत आएगी. सो नेक्स्ट, डोपिंग इंक्रीजेस कैरियर कंसंट्रेशन, thus इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी. वो हमको पता है क्या होगा, जैसे हम डोप करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या फिर नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे, तो ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. हाईली डोप सेमीकंडक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. हाईली डोप सेमीकंडक्टर कॉल्ड डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. क्या कहते हैं इसको? डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बोला जाता है. नॉर्मल डोप और हाईली डोप. ठीक है. एंड बिहेव्स लाइक मेटल.
तो हाईली डोप सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मेटल। डीजेनरेट सेमीकंडक्टर डू नॉट ओबे मास एक्शन लॉ, तो मास एक्शन लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी आप पूछोगे कि सर ये मास एक्शन लॉ क्या है, आ रहे हैं उस पर। So degenerately doped silicon contains a proportion of impurity to silicon on the order of your parts per thousand। तो degenerately अगर degenerate semiconductor है तो वहां पे जो impurity का concentration होगा वो कितना होगा, some parts per thousand, ठीक है। और जो वेरी लाइटली डोप्ड सिलिकॉन का होगा, लाइटली डोप्ड, ये तो हेवीली डोप्ड है। हेवीली डोप्ड को क्या बोल रहे हो आप, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। लाइटली डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें कितना होगा, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो पकड़ लो 1 बिलियन में एक एटम मिला रहे हो और इसमें 1000 एटम में एक एटम मिला रहे हो। तो ये होता है डोपिंग लेवल के ऊपर बेस करके अगर हम बात करें तो अलग अलग सेमीकंडक्टर के टाइप बनते हैं। सिलिकॉन डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन डोपिंग कंसंट्रेशन वेरीज फ्रॉम योर 10 to your 13 per centimeter cube to 10 to your 18 per centimeter cube। लिख के रखो, 10 to the power 13 से लेके 10 to the power of 18 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है रूम टेम्परेचर पे डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर नॉर्मल डोपिंग, ठीक है। और 10 to the power 10 होता है प्योर इंट्रिंसिक का। अगर हम डोप कर रहे हैं तो वो बढ़ा के कितना हो जा रहा है, 10 to the power 13 से लेके 10 to the power 18 पर सेंटीमीटर क्यूब डोपिंग कंसंट्रेशन आ रहा है। Thus any value above your 10 to the power of 18, अगर 10 to the power 18 से 10 to the power 19 डोपिंग कंसंट्रेशन हुआ, 10 to the power 19 पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आपका डोपिंग कंसंट्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मेटल की तरह बिहेव करेगा, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। व्हाट इज डोपिंग, अभी तक बोल रहे थे डोपिंग डोपिंग डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग is the process of adding impurities to the intrinsic or pure semiconductor to increase the conductivity। ये हमको पता है डोपिंग क्या होता है। Extrinsic semiconductor is also called your impure or doped semiconductor, है ना। So type of extrinsic semiconductor depends on what, depends on the type of the dopant। हम कौन सा टाइप ऑफ डोपिंग एलिमेंट और डोपेंट भी बोलते हैं कि इम्प्योरिटी कौन सा ऐड कर रहे हो उसके ऊपर बेस करके आप ये करोगे, या और किस चीज पे डिपेंड करेगा कि लेवल ऑफ डोपिंग, कि आप कितना कंसंट्रेटेड इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हो। अभी अभी हमने देखा है कि क्या हो सकता है, हाईली डोप्ड हो सकता है या फिर मॉडरेटली डोप्ड हो सकता है ना। सो बेस्ड ऑन डोपिंग एलिमेंट हमको मिलता है क्या क्या टाइप का, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डोपिंग हमको क्या मिलता है, हाईली और हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिसको हम डिनोट करेंगे P प्लस या N प्लस से। अगर आपका P टाइप है और होल ज्यादा है तो आप P प्लस लिखोगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है N टाइप है इसका मतलब N प्लस लिखेंगे, किसमें, हाईली डोप सेमीकंडक्टर को जब हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसमें कितना होगा, अभी अभी देखा था 10 to the 18 पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल रहेगा। मॉडरेटली डोप्ड सेमीकंडक्टर, इसमें हम सिंपल P और N लिखेंगे, 10 to the 15 to 10 to the 18 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन होगा। और अगर लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड में आपका लेस देन 10 to the 15 होगा, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 10 to the 15 से नीचे का जो भी वैल्यू होगा, और इसको लाइटली डोप बोलेंगे और P माइनस N माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जब हम लोग PN जंक्शन बनाएंगे और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि P प्लस N प्लस क्या होता है। सो P प्लस का मतलब होता है हाईली डोप, N माइनस का मतलब होता है लाइटली डोप, है ना। और सिंपल अगर P लिखा होगा कहीं पे इसका मतलब हम समझेंगे ये मॉडरेटली डोप सेमीकंडक्टर में। समझ में आया।
अब आते हैं आप लोगों का जो मास एक्शन लॉ बोल रहे थे कि मास एक्शन लॉ, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर मास एक्शन लॉ को ओबे नहीं करता है। व्हाट इज दिस मास एक्शन लॉ? मास एक्शन लॉ मतलब प्रोडक्ट ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स is equal to the square of the intrinsic concentration at thermal equilibrium। मतलब n into p is equal to ni square। ये होता है मास एक्शन लॉ कि आपने जब डोपिंग किया, जब आपका क्या कहते हैं इसको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इसी को हम बोलते थे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब आपने डोपिंग किया, इसमें आपने ट्राइवेलेंट मिला दिया तो होल्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और अगर आपने पेंटावेलेंट एटम मिलाया है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया और होल्स कम हो गया, तो दोनों का डिफरेंस आएगा, ये तब इक्वल नहीं रहेगा। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू योर ni स्क्वायर, और इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट होता है। Np इज इक्वल टू ni स्क्वायर। तो याद रखना क्या बोल रहे हैं कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ये इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि p टाइप में क्या हो जाएगा, होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा। n टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और होल्स कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले ले, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है, सो n into p will be equal to your ni square, और ये ni क्या है, it is the concentration of intrinsic semiconductor। ठीक है, intrinsic semiconductor concentration। Thus the product of n and p at thermal equilibrium is constant। मतलब हम कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिए, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा और होल होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल बी ए कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करता है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, कि आप क्या मिला रहे हो, आप बोरोन मिला रहे हो कि इंडियम मिला रहे हो, कौन सा डोनर और एक्सेप्टर एटम मिला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि ये प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स के ऊपर। और इसका वैल्यू कितना आएगा, जो भी आपका सेमीकंडक्टर था इंट्रिंसिक स्टेट पे, उसका जो कंसंट्रेशन था उसका स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, so this is called your mass action law। n is the number of free electrons per meter cube, so free electron concentration या फिर hole concentration, number of holes per meter cube, ni is the intrinsic concentration। और एक इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला कि क्या है कि आइंस्टाइन रिलेशनशिप बोलेंगे, आइंस्टाइन रिलेशनशिप बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या कहते हैं कि dp by mu p, dp क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको लिख के रखो, dp by mu p इज इक्वल टू dn by mu n इज इक्वल टू vt। dp क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। dn क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और इसका यूनिट क्या होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट का, ये कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। म्यू पी क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी हमने पहले देखा था, मोबिलिटी क्या है, होल मोबिलिटी, म्यू पी मतलब होल मोबिलिटी, और मोबिलिटी का यूनिट हमने देखा था मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, है ना। सो मोबिलिटी ऑफ होल्स एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ होल is equal to diffusion constant of electron divided by the mobility of electron। और ये किसका बराबर होता है, ये रेशियो बराबर होता है आपका VT। VT क्या है, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये क्या चीज है, VT होता है, VT is proportional to your temperature actually, and it is given by VT is equal to KT by Q। K क्या है, K is nothing but your Boltzmann constant। Boltzmann constant कितना है, 1.381 into 10 to the minus 23 joule per Kelvin।
या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 8.62 into 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। सो इसको तो आप नोट कर लो, के का वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, सो आइंस्टाइन रिलेशनशिप क्या हो गया, dp by mu p इज इक्वल टू dn by mu n इज इक्वल टू vd। vt क्या है, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, थर्मल वोल्टेज, या फिर आप बोलोगे वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर बोले या थर्मल वोल्टेज बोले। ये कैसे मिलेगा हमको, vt इज इक्वल टू के टी बाई क्यू। टी क्या है, टेम्परेचर एट इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना होता है 1.381 into 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, या फिर 8.62 into 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। इतना होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिवाइडेड बाय योर चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम करते हो तो आपको मिलता है 11,600। इसको भी लिख के रखो, Vt is equal to T by 11,600। आप करके देख लेना कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को से आप चार्ज को डिवाइड कर दो 11,600 मिलेगा। अगर 11 T by 11,600 ही होता है आपका थर्मल वोल्टेज, T by 11,600। ठीक है, सो अभी कितना टेम्परेचर पे है, जब जीरो पकड़ लो, एब्सोल्यूट जीरो पे है सेमीकंडक्टर, एब्सोल्यूट जीरो पे है तो वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज कितना होगा, थर्मल वोल्टेज विल बी जीरो। और अगर आपका रूम टेम्परेचर पे आता है 300 केल्विन पे, तो 300 बाई 11,600, 300 बाई 11,600 करके देखो तो आपको मिलेगा 26 मिलीवोल्ट। सो थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट। ये भी सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में देखा आता है। Thermal voltage at room temperature, what is the thermal voltage of your semiconductor? So कितना हो जाएगा 26 मिलीवोल्ट। समझ में आया? ये वाला जो है इसको पूरा लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, हाँ अच्छा बोलो। sir, diffusion constant মানে physically কি? Diffusion constant is a constant given in this description। मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए जितना दिया है, आज काफी सारा ज्यादा चीज, नया नया चीज आपको मिला है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, सो क्या क्या चीजें हमको याद रखना है, इतना सारा जब चीज का हमने, उसमें से याद क्या क्या रखना है। एक तो हो गया समझने वाली बात, तो समझ में आया बहुत कुछ, लेकिन याद रखने वाली बात होती है कुछ। याद रखने में हमको याद है अभी क्या क्या याद हो चुका है कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, आंख बंद करके दिखता है अभी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं। डोपिंग जब करते हैं तो ये ट्राइवेलेंट होगा या फिर पेंटावेलेंट एलिमेंट होंगे। और जो भी डोपिंग एलिमेंट हम यूज करेंगे, ट्राइवेलेंट में क्या क्या एलिमेंट हम यूज करते हैं वो हमको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलता है। हो सकता है बोरोन यूज कर रहे हो या फिर आप गैलियम यूज करो, इंडियम यूज करो या फिर बोरोन यूज करो। ये ट्राइवेलेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं। फिर अगर पेंटावेलेंट में देखते हैं तो आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ये सब हम यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं।
तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ गए। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 300 केल्विन सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए कितना होता है। इसको एकदम बढ़िया से लिख के याद करो, ये पूछता है बहुत जगह पे। दूसरा चीज हमने देखा कि जब ये एनर्जी गैप बोलते हैं तो वो एनर्जी गैप होता क्या है और कंडक्टिविटी के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो हमने देखा कि जो भी एनर्जी कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एनर्जी गैप। तो ये चीज याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या देखा, हाँ यहाँ पे बहुत सारा चीजें हमको याद रखना पड़ेगा सेमीकंडक्टर, बेसिक सेमीकंडक्टर साइड से, कि वन क्वांटा ऑफ एनर्जी मतलब कितना होता है E इक्वल टू HF। और ये प्लांक्स कांस्टेंट हमको याद रखना है, प्लांक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब का वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। तो ये सब के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप लोग एक पतला सा एक छोटा डायरी बना लो, पॉकेट डायरी बना लो, जिसमें आप जब जब आपको कोई कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू मिल रहा है, तो उसको एक पेज पे बढ़िया से छोटा करके लिख के रख दो कि प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, क्योंकि याद नहीं रहेगा, इतना सारा कांस्टेंट आके घुसेगा, सबका वैल्यू गड़बड़ा जाएगा, है ना। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट के साथ लिखना कि कौन सा कितना होता है ना। और फिर एनर्जी, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी पे जाने से कितना एनर्जी वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर एब्सॉर्ब करेगा, उसका फॉर्मूला हमको मिला W2 - W1 = HF। Wn = -21.76 × 10⁻19 Z²/n²। तो ये जूल में आता है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाते हैं तो -13.6 Z²/n², ये होता है एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फिर हमने एनर्जी बैंड को समझा और बहुत बढ़िया से समझा कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, फॉरबिडन बैंड क्या है, फर्मी लेवल क्या है ना। और 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को डिफाइन किए। फिर हमने देखा कि फर्मी लेवल जो है, इसके ऊपर भी बहुत सारे, एटलीस्ट जेई लेवल पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी होते हैं ये, कि फर्मी लेवल इन ए सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कहाँ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ है, अगर हाईली डोप्ड है तो कहाँ है, ठीक है। तो फर्मी लेवल का पोजीशन, तो ये हम समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा, अगर होल्स ज्यादा हो रहा है तो बैलेंस बैंड की तरफ आएगा, अगर हाईली डोप्ड पी टाइप मटेरियल है तो फिर उसमें फर्मी लेवल क्या है, वो एट बैलेंस बैंड हो जाएगा। और अगर हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो हाईली डोप्ड है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो क्या होगा, मेटल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे देखो, जब हाईली डोप्ड यूज कर रहे हैं तो फिर पी के साथ प्लस, एन के साथ प्लस साइन यूज कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल मॉडरेटली डोप्ड होने से सिर्फ पी और एन लिखते हैं। फिर हमने देखा कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो किस तरीके से टेट्रावैलेंट होता है, किस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्म करता है अपने आसपास के एटम्स के साथ। जो बॉन्डिंग होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और फिर हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है, कोवैलेंट बैलेंस शेल होता है, क्या होता है, तो उस एनर्जी लेवल को एक एक करके हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल अप होता है और फिर किस तरीके से आपका बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड मिल रहा है ना। सो ये रहा आपका बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करेगा तो वो एक होल क्रिएट करेगा बैलेंस बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। और जब ये इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं उसी को हम बोलते हैं जनरेशन। और जब ये इलेक्ट्रॉन और होल फिर से मिलते हैं तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन चीज समझा। गोल्ड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज योर रिकॉम्बिनेशन एजेंट। और जो मीन लाइफ टाइम हम बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम क्या है कि एक होल बना और फिर से उसका एक्सटिंक्ट होने तक जितना टाइम मिलता है, और वो टाइम कितना होता है 1 माइक्रोसेकंड से लेके 1000 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है, ठीक है। इतना टाइम तक मीन लाइफ टाइम होता है एक होल का। फिर हमने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर देखा कि क्या होता है कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं? इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होते हैं। इसी को इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं हम लोग। और सिलिकॉन के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सिलिकॉन का कॉन्सेंट्रेशन होता है कितना होता है? 10 पार सेंटीमीटर क्यूब होता है एट रूम टेम्परेचर। और अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हो, जब आप डोपिंग करते हो, अगर वो मॉडरेटली डोप कर रहे हो तो इन जनरल हम बोलते हैं कि कितना से कितना तक होता है डोपिंग लेवल? 10 to the power of 13 से लेके 10 to the 18 तक, ठीक है। सो 10 to the power of 13 से लेके 10 to the power of 18 तक डोपिंग कंसंट्रेशन होता है। अगर 10 to the power of 18 पार सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाईली डोप सेमीकंडक्टर। और हाईली डोप सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बोलते हैं। डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मेटल। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या है? कंडक्शन बैंड पूरा फर्मी लेवल चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपका डोपिंग कंसंट्रेशन लो होता है, कम होता है, तो इसको बोलते हैं लाइटली डोप। लाइटली डोप तो नॉर्मल कितना डोपिंग रहता है? नॉर्मली पकड़ लो आपका जो मॉडरेटली डोप्ड होता है वो 10 to the power 17, हाँ 10 to the power 16 से लेकर 10 to the power 17 पर मीटर क्यूब के रेंज पे एट 300 केल्विन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, डोपिंग का। फिर हमने देखा कि जो यहाँ पर कुछ है, हाँ, डीजेनरेटली डोप्ड सिलिकॉन में हमने देखा कि कितना होता है कि पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 में एक, या फिर लाइटली डोप में क्या होता है 1 बिलियन में एक, है ना। सो इतना अगर इम्प्यूरिटी मिलाते हो, ऐड करते हो, तब जाके उसको हम ये बोलते हैं लाइटली डोप या फिर हेवीली डोप बोल रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा कि ये डोपिंग जो होता है वो डोपिंग डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी डोपेंट, और दूसरा होता है कि लेवल ऑफ डोपिंग के ऊपर। सो बेस्ड ऑन लेवल टाइप, पीएन टाइप होता है, पता है सबको। बेस्ड ऑन डोपिंग लेवल क्या होता है कि हेवीली डोप या फिर मॉडरेटली डोप या फिर लाइटली डोप सेमीकंडक्टर बनते हैं। फिर हमने देखा मास एक्शन लो। मास एक्शन लो पे हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ नहीं, concentration of electron multiplied by concentration of holes. Yeah, you can say number, but concentration और number में थोड़ा सा अंतर है। Anyways, so n into p is equal to ni square। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर के साथ मिलता है, वो होता है आपका मास एक्शन लो। तो मास एक्शन लो से हमको देखने को मिला कि अगर प्रोडक्ट ऑफ n and p इन थर्मल इक्विलिब्रियम इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वो डिपेंड नहीं करता है आपका डोनर एटम क्या है, एक्सेप्टर एटम क्या है, उस पर ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हमने आइंस्टाइन रिलेशनशिप देखा, और आइंस्टाइन रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला। और ये क्या है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट, रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट विथ योर मोबिलिटी इज इक्वल टू योर थर्मल वोल्टेज। सो होल का डिफ्यूजन कांस्टेंट विथ मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट विथ मोबिलिटी इज इक्वल टू योर थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होता है? थर्मल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू KT by Q। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और Q क्या है? चार्ज है। सो K का वैल्यू कितना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का? 1.3 into 1.381 into 10 to the power -23, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 8.62 into 10 to the power -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो में हम देख रहे हैं कि वो जो वो थर्मल वोल्टेज है वो जीरो होता है, और 300 केल्विन पे ये कितना हो जाएगा? 26 मिली वोल्ट होगा, 26 मिली वोल्ट। सो थर्मल वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं? थर्मल वोल्टेज इज T by 11,600, यही से मिला है, T by 11,600। सो आज के लिए जितना बोला उतना बहुत ज्यादा है, उस चीज को निकल जाओ, ठीक है। उसको नहीं निकलोगे तो दिक्कत आएगी, निकलना बहुत जरूरी। शेयरिंग स्क्रीन है, स्टॉप करेंगे।
सो इन सब सब जितना सारा बात मैंने बताया, जितना सारा कांस्टेंट दिया, फॉर्मूला बोला अभी तक का, वो सारा बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम डायट्स पे जाएंगे, पीएन जंक्शन डायट्स, और फिर वो वेरियर पोटेंशियल देखेंगे। उससे पहले ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए एकदम से, पूरा का पूरा जो कांस्टेंट वगैरह है। देखो जमा करके मत रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, जमा करके मत रखना, उस चीज को उसी दिन खत्म करो, है ना। और क्या बोलने वाला था मैं, अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप कौन सा किताब फॉलो कर रहे हो? डू यू हैव एनी बुक्स? Sir, principle of electrical engineering. हाँ, बीके मेहता। बीके मेहता अच्छी किताब है। आप और एक देख सकते हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएस सीधा, ठीक है, ये एस चंद का किताब है। वो बहुत बढ़िया से उसमें एक्सप्लेन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी सारी चीजें है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एस चंद, Sir, आरएस सीधा। अरे सीधा ये sir, basic electrical engineering जो sir VK मेहता का है वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल बीके मेहता भी यूज कर सकते हो। सर मतलब वो भी एस चंद का ही है। हाँ, एस चंद का है बीके मेहता। अगर नहीं है तो वीके में तो मेरे पास कुछ है, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपीज है, मैं ग्रुप में वो बैच में दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो आरएस सीधा का मेरे पास ये नहीं है, पीडीएफ नहीं है, ये मेन बुक है और बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को, देख सकते हो। प्रैक्टिकली लिखा हुआ है किताब, तो अच्छा लगता है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है ना सर? क्या चीज का? सर आरएस सीधा जो बोला है उस किताब का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक ये वाला बुक्स की बात कर रहा हूँ, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आरएस सीधा। तो अगर ये मिलता है और अगर किसी के पास इसका पीडीएफ होता है तो मेरे को भी देना, मेरे पास नहीं। तो जितना भी चीज सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं अच्छा सुने हैं यार भूल जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। जितना सीख रहे हो उस चीज को याद रखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और बाकी आगे जाएंगे, पीएन जंक्शन डायट वगैरह देखेंगे, बीजेटी देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। आई होप कि बहुत बढ़िया से धीरे धीरे करके हम अपना बेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इस चीज को वीक होने मत दो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है कि एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। और याद चीजें तभी होती है जब आप बार बार रिपीट करते हो। क्लास में तो मैं रिपीट करता ही हूँ, साथ ही साथ आप जब खुद डेली बेसिस पे रिपीट करोगे कि ज्यादा टाइम तो लगता नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें रखो, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, बस खत्म। एक दिन में याद नहीं होगा, क्योंकि इतना सा चीज होता तब तो याद रह जाता। अभी इतने सारी चीजें आएंगी, है ना, मशीन्स आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ओपएम आएगा, बीजेटी आएगा, फेट मॉसफेट आएगा, कंट्रोल सिस्टम आएगा, माइक्रो प्रोसेसर आएगा, डिजिटल आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, फिर सारा हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो जब टाइम है उसी टाइम के अंदर चीजों को सिस्टमेटिकली चीजों को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमेटिक नहीं रखोगे दिमाग का खिचड़ी बन जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे सब लोग बैच ज्वाइन किए हो ना? Is there anybody who has not joined batch in our app? पिंकू का नाम मैंने नहीं देखा, पिंकू को मैंने पहले भी बुलाया था। पिंकू, आर यू देयर? पिंकू गोस्वामी। हेलो सर। हाँ पिंकू गोस्वामी। यस सर। हाँ, बैच ज्वाइन नहीं किया? हाँ सर, अभी तक सर हुआ नहीं सर ज्वाइन सर। हाँ, तो बैच ज्वाइन करो, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर वगैरह हम बैच में ही देंगे अभी, ठीक है, अभी से शुरू होगा। तो बैच ज्वाइन कर लो। जो पीडीएफ वगैरह मैं बोल रहा हूँ बुक्स का, वो भी मैं वहीं पे दूंगा, है ना।
और बैच कोड पता है तुमको? हाँ सर, वो जेएम एपीडीसीएल जेएम एपीडीसीएल डबल इलेक्ट्रिकल जुलाई 2021। हाँ ठीक, हाँ हाँ। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए यहाँ पे रखता हूँ, बाय बाय। इस चीजों को देखना, हाँ। और बैच में मैंने सारा का सारा अपडेट कर दिया है, वीडियोस देख सकते हो आप। ओके, चलो बाय बाय आज के लिए, बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय।